This is All India Radio. ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए बातचीत लाल फीते की जकड़न। प्रतिभागी हैं राज्यसभा सचिवालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर ब्रजेश त्यागी और गृह मंत्रालय भारत सरकार के उप निदेशक डॉक्टर कुमार पाल शर्मा। अक्सर हम देखते हैं कि सरकारी दफ्तरों में फाइलें बंधी होती हैं, कुछ लाल फीतों में, कुछ सफ़ेद, कुछ काले। दरअसल बंधी नहीं होती हैं बल्कि फाइलें इसमें जकड़ी रहती हैं, विषय फाइलों में कैद रहता है। ऐसे में जो लाल फीता शाही है, क्या राष्ट्र के तेजी से बढ़ने में कोई बाधा पैदा कर रही है? क्या महत्वपूर्ण विषयों पर, जनता के कल्याण से जुड़े हुए मुद्दों पर निर्णय करने में और तेजी के साथ निर्णय करने में क्या कोई अड़चन आ रही है? आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। ब्रजेश कुमार साहब, क्या भारत इस लाल फीताशाही की जकड़न से बाहर आकर तेजी से विकास करेगा, जैसा कि सरकारें प्रयास भी कर रही हैं? शर्मा साहब, जैसा कि आपने कहा कि हमारे सरकारी प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से जो फाइलें हैं उनको वर्गीकृत किया जाता है। कुछ फाइलें महत्वपूर्ण हैं, कुछ अति महत्वपूर्ण हैं और उनको अलग अलग तरीके से उनको सिग्निफाई भी किया जाता है। कुछ काले बाइंडर में बंधी रहती हैं, कुछ लाल बाइंडर में बंधी रहती हैं और वो लाल बाइंडर की जो फाइल है उसमें माना जाता है कि अति महत्वपूर्ण उसमें कोई मसौदा है जिस पर निर्णय लिया जाना है, निर्णय को लागू किया जाना है। वो जकड़न जो है शब्द कहीं ना कहीं वहीं से आया है। वो जकड़ी हुई है बाइंडर में और उस जकड़न को खोलें, उसको पढ़ें, उस पर विचार विमर्श करें, विवेचना करें, यही एक प्रक्रिया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें सरकारी कार्यालयों में जिसको लागू किया जा रहा है, उसमें निसंदेह एक पुरानी प्रक्रिया चल रही है। आज भी एक इनिशिएटिंग ऑफिसर होता है, फाइल को इनिशिएट करता है, उस पर अपनी टिप्पणी लिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फाइल न जाने क्यों किस कारण से अटकी रहती है। वो फाइल समय पर दूसरे अधिकारी के पास पहुंच नहीं पाती, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा आ जाती है और उस बाधा होने के कारण समय पर निर्णय लेने में देरी होती है और वो विलंब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से राष्ट्र की प्रगति पर सीधे सीधे प्रभाव डालता है। त्यागी साहब, अगर आप लाल फीता शाही के शब्दावली के इतिहास में जाएंगे तो ये अंग्रेजी के शब्द रेड टेप और रेड टेपिज्म का हिंदी पर्यायवाची है और आज यह विडंबना ही है कि आज एक ये व्यंग्य के रूप में भी प्रयोग में लाया जा रहा है। यदि हम इसके इतिहास में जाते हैं, रेड टेप महत्वपूर्ण मुद्दों को सामान्य मुद्दों से अलग करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। यदि इसकी परंपरा को हम एक बार देखते हैं तो हम पाते हैं कि 15वीं शताब्दी के बाद 16वीं शताब्दी के शुरुआत में ही हेनरी 8 जो इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने अपनी पत्नी से विवाह विच्छेद करने की जो पिटीशन थी वो पोप क्लेमेंट सप्तम को फाइल की और एक नहीं, एक के बाद अनेक बहुत सारी पिटीशंस वो बार बार वहाँ भेज रहे थे और उस पर कोई निर्णय नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे उन पिटीशंस को लाल फीते से बांध करके रखा जाता था। कहीं वहाँ से ये लाल डोरे की शुरुआत हुई। और जब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो एक महान शासक हुए चार्ल्स पंचम, जो रोमन के सम्राट थे और स्पेन के भी शासक थे। उन्होंने जो इतने भी राजकाज के महत्वपूर्ण डोजियर्स होते थे, जो जनता से जुड़े होते थे, उन डोजियर्स को वो लाल फीते के साथ बांध करके अन्य मामलों से अलग करते थे जिन पर उनकी राज्य परिषद को विचार करना था। तो यानी कि महत्वपूर्ण मामलों को जिन पर तत्काल विचार की आवश्यकता होती थी, इस तरह के विषयों को अलग करने के लिए लाल फीते का इस्तेमाल होता था। और आधुनिक युग आते आते हम देख रहे हैं कि आज जितनी भी नौकरशाही हैं, जितने भी लोकतंत्र हैं या दूसरे राज्यतंत्र हैं, वहाँ पर लाल फीताशाही को निर्णय लेने के लिए अनेकों नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं को और फॉर्म्स को फिल करने का आवश्यकता होती है और उसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में विलंब होता है। निर्णय लेने वाले अधिकारी भी अकेले नहीं होते हैं, उनके ऊपर भी कई अधिकारी होते हैं। तो इस विलंब को इंगित करने के लिए
इस विलंब को बताने के लिए अब रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही का प्रयोग किया जा रहा है। और वास्तव में हम देख रहे हैं कि जितने अधिक नियम होते हैं, एक्सेसिव जब रेगुलेशंस होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, तो उनको फॉलो करने में विलंब होता है। इसको कम करने की आवश्यकता है। जब हम कम करेंगे तभी भारत अपनी उस आकांक्षा को प्राप्त कर पाएगा और तेजी से प्राप्त कर पाएगा जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? देखिए शर्मा साहब, लाल फीताशाही कैसे बाधक है, क्यों बाधक है, क्यों उसे बाधक होना नहीं चाहिए और उसके बाधक होने के दुष्परिणाम क्या होते हैं, उसका बड़ा प्रभाव क्या होता है, छोटी सी बात से अपनी बात को पुष्ट करना चाहूँगा। एक गवर्नमेंट सर्वेंट जीपीएफ के लिए अप्लाई करता है किसी कार्यालय में, बेटी की शादी है, बहुत सारा पैसा चाहिए, पैसा उसका अपना अर्न किया हुआ है, हर महीने वो डिपॉजिट कराता है जीपीएफ में अपने पैसा, एप्लीकेशन देता है मुझे विड्रॉल दे दो, पैसा खर्च करना है शादी विवाह में। उस जीपीएफ के विड्रॉल की प्रक्रिया इतनी ज़्यादा लंबी है कि वो होते 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 उसकी फाइल सरकते सरकते अंतिम जो सक्षम प्राधिकारी है उस तक जाने तक उसके विवाह कई बार तो हो चुका होता है। वो बेचारा कहीं से अरेंज करता है, पैसे को ऋण लेता है बैंक से, किसी रिश्तेदार से पैसा लेकर अपनी बेटी के हाथ पीले करके उसे रुखसत करता है, और गवर्नमेंट मशीनरी शादी के अगले दिन या 2 दिन बाद उसको कहती है आप जीपीएफ विड्रॉल ले लीजिए। जी, जबकि वो उसका अपना ही पैसा है। जी जी, तो ये जो विलंब है इस पूरी प्रक्रिया में, ये सरकारी कार्मिक में बहुत असंतोष का भाव और निराशा का भाव भी पैदा करता है। निराशा का भाव ही नहीं शर्मा जी, लाल फीताशाही यदि बाधक बनती है तो उसका दुष्प्रभाव कितना बड़ा होता है। सिर्फ ये एक फाइल का मसला नहीं रह जाता और कहीं न सरकारी प्रक्रिया सामाजिक प्रक्रिया में भी आड़े आ रही है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में हम सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात भी कर रहे हैं जी। वो हालांकि एक बहुत बड़ा विषय है जी। और भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी रैंकिंग में बहुत अच्छा सुधार भी किया है जी। बहुत सारी प्रक्रियाओं को कम भी किया है, बहुत सारे जो अप्रासंगिक नियम थे, कानून थे, उनको समाप्त भी किया है और उसमें भारत को बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। यानी हम अपने दफ्तर में क्या ये नहीं कर सकते कि उनके ऊपर का जो नियंत्रण अधिकारी होगा, एक ही जगह पर एक ही अधिकारी जिनके पास वो फॉर्म जाएगा वही उसकी सैंक्शन भी दें और तुरंत उनका पैसा उनके खाते में पहुंचे। बिल्कुल सही कहा शर्मा जी आपने। ये जो आपने सिंगल विंडो क्लियरेंस जिसको कहते हैं हम टेक्निकल भाषा में, सिंगल विंडो क्लियरेंस सरकारी विभागों में, सरकारी कार्यालयों में इसको बहुत मजबूती के साथ स्थापित किए जाने की ज़रूरत है। और न केवल स्थापित किए जाने की ज़रूरत है, इसको सही तरीके से कार्यान्वित किए जाने की ज़रूरत है। जैसे अभी आपने कहा, एक एप्लीकेशन मेरी गई जीपीएफ विड्रॉल के लिए, वही व्यक्ति सक्षम हो उसको एसेस करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए और फाइनल सैंक्शन देने के लिए, भाई ये पैसा आप ले जाइए। आप एक छोटे से उदाहरण देना चाहूँगा। कई बार किसी और डिपार्टमेंट में हमारा सिलेक्शन हो जाता है, पता लगा जी पिछले एक डिपार्टमेंट में हमारी विजिलेंस क्लियरेंस में हमें बहुत देरी हो जाती है, अगला डिपार्टमेंट कहता रहता है आप विजिलेंस क्लियरेंस लाइए, ज्वाइन करिए। कई बार हम उनको कन्विंस नहीं कर पाते हैं, साहब रुकिए, हफ्ता भर और रुक जाइए, 3 दिन और रुक जाइए, विजिलेंस क्लियरेंस अभी नहीं मिली है, मिलने वाली है। इसी ओहापोह की स्थिति में कई बार मामला बहुत अटक जाता है और अगला विभाग जो है कई बार मना भी कर देता है, ठीक है हमने अगले कैंडिडेट को बुला लिया है। तो मैं कहना यही चाह रहा हूं शर्मा जी, इसका इम्पैक्ट कई बार इतना मेजर इम्पैक्ट के रूप में होता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं त्यागी साहब, क्योंकि हम बहुत बार अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में ये पढ़ते रहते हैं कि निर्णय लेने में देरी के कारण, यानी कि कोई अपनी कंपनी लगाना चाहता है, फैक्ट्री लगाना चाहता है, उसके लिए उसे रजिस्ट्रेशन करना होगा, बहुत सारे कंप्लायंसेस करने होंगे, लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया में कभी कभी इतनी देर हो चुकी होती है और इतनी बाधाएं आ चुकी होती हैं कि जब तक कंपनी शुरू होती है तब तक वो बहुत नुकसान उठा लेता है। या यदि कहें जैसे कि केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकारों की भी बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं होती, उन जन कल्याणकारी योजनाओं को यदि समय पर लागू नहीं किया जाता है और उनके जो लाभ जनता को मिलने चाहिए वो समय पर यदि उन तक नहीं पहुंचते हैं तो ऐसी योजनाओं का तो कोई फिर फायदा नहीं है। जी जी, आप कह रहे हैं कि ये छोटी बात नहीं है, इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। जी जी बिल्कुल। शब्द जितना छोटा है इसका जी, प्रभाव उतना ही बड़ा है। बिल्कुल। यानी जब सरकार को योजना लेकर के आई है तो उस योजना को लागू करने में
चाहे वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की योजना हो, चाहे कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना हो। तो जब उसे लेकर के आए हैं, जितना उसमें विलम्ब होता जाएगा उस पर कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी, और जब जनता को वो मिलेगा नहीं, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो जनता में तो फिर यही एक इम्प्रेशन जाता है कि भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसे असंतोष का भाव पैदा होता है। तो ये गुड गवर्नेंस के लिए भी एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। बिल्कुल, यानी इसका सीधा प्रभाव ना केवल गवर्नेंस पर पड़ता है, बल्कि अंतिम जो इसका प्रभाव है वो तो राष्ट्र के निर्माण पर ही पड़ रहा है। बिल्कुल शर्मा जी, देखिए ये जो जकड़न है, लाल फीते की जकड़न, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस जकड़न का कहीं ना कहीं चेन रिएक्शन होता है। ये परकोलेट करती है ऊपर से लेकर नीचे की ओर, और ये कहाँ कहाँ किस किस तरीके से दुष्प्रभाव डालती है, कैसा दुष्प्रभाव डालती है, वो बहुत ही कई बार बड़ा दर्दनाक हो जाता है। जैसे अभी आपने कहा कि योजनाएं कल्याणकारी गुड गवर्नेंस के लिए खतरे की घंटी है। सरकार कुछ अच्छे कार्यक्रम ला रही है, योजनाएं ला रही हैं, जन कल्याण की योजनाएं ला रही हैं, लाभ को गरीब तक पहुंचाने की योजना बना रही है, और वो लाभ गरीब तक अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को तभी मिलेगा जब वो जकड़न ढीली होगी और सक्षम प्राधिकारी उसको सैंक्शन देगा, निर्णय लिया जाएगा, और वो निर्णय सही रूप में, मूर्त रूप में ग्राउंड पर आएगा और अंतिम पायदान पर खड़ी व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा। यानी कि जैसे किसानों के लिए जी जी, किसान है, मजदूर है, सस्ती दर पे लोन ले सकते हैं, मुद्रा लोन लेकर के अपना धंधा खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जितने नियम प्रक्रियाओं में उनको उलझाया जाएगा, तो एक दिन वो यही सोचेंगे कि भाई इससे तो बेहतर है कि हम बैंक में ना ही जाएं। तो ये आपका कहना है कि जो फॉर्म फिल करने की जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम हो, बिल्कुल मिनिमम हो, और एक वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम पूरी तरह से लागू हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं शर्मा जी कि हर प्राधिकारी जो उस फाइल के क्रियान्वयन का, उसकी प्रोसेसिंग का हिस्सा बना हुआ है, उसके लिए एक प्रॉपर टाइम फ्रेम होना चाहिए। इनिशिएटिंग ऑफिसर से लेकर फाइनली डिस्पोजिंग ऑफिसर तक हर टेबल पर एक टाइम फ्रेम सेट होना चाहिए। विद इन ये फाइल क्लियर हो जानी चाहिए। अगर नहीं क्लियर होती है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के प्रति वो कंसर्न्ड ऑफिसर निश्चित रूप से अकाउंटेबल है, उसका एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाना चाहिए, उससे पूछा जाना चाहिए विलंब का कारण क्या था, आप एक्सप्लेन करिए। ये भी जरूरी है, कहीं ना कहीं कहते हैं कि डिटरेंट होना जरूरी है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो अधिकारी और कार्मिक इन विषयों को डील करते हैं वो इन विषयों के प्रति सेंसिटाइज्ड हों, स्किल्ड हों, उनकी इन विषयों में तेजी से निर्णय कैसे करेंगे, उसे लागू कैसे करेंगे, इसके लिए उनका पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम हो। जी जी। और साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो। बिल्कुल, ये जो आपने मुद्दा उठाया, ये बात बहुत आपने प्रासंगिक बात कही है कि वो व्यक्ति, वो अधिकारी जो उस पूरी फाइल की प्रोसेसिंग में कंसर्न्ड हैं, उनका सेंसिटाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। वो उस मुद्दे को, जो विषय उसमें जकड़न में बंधा हुआ है, फोल्डर में बंधा हुआ है, उसको पढ़ें, उसकी महत्ता को समझें, राष्ट्र कल्याण में उसका योगदान क्या होगा, उस पर्टिकुलर कार्यक्रम का समाज कल्याण में क्या उसका प्रयोग आएगा, किस प्रकार से वो जन कल्याण को प्रभावित करेगा वो कार्यक्रम, उसके प्रति सेंसिटाइज्ड हों, और सेंसिटाइज होने के बाद एक्टिवेट भी हों, और उस पर तुरंत प्रभाव से निर्णय लिया जाए उस फाइल पर, और उस फाइल को आगे बढ़ाया जाए। सर, मैं एक ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा व्यक्ति हूँ जी, तो मैंने वहाँ भी देखा, और उस परिवेश से निकल के जब भारत सरकार का अंग बना तो यहाँ पे भी व्यवस्था को बहुत गहराई से हम देख रहे हैं। अनेक बार हमको स्वयं ऐसा महसूस हुआ कि कुछ नियमों की अधिकता, प्रक्रियाओं की अधिकता इतनी होती है कि वो बोझिल लगने लगते हैं उनके लिए भी, जो उन नियमों का पालन करते हुए निर्णय देंगे, यानी वो अधिकारी, वो कार्मिक जो उन पे कार्रवाई करते हैं, और उनके लिए भी जो एक आवेदन के माध्यम से कुछ प्राप्त करने के लिए, कोई क्लियरेंस लेने के लिए, कोई लाइसेंस लेने के लिए, कोई परमिट लेने के लिए, या कोई लोन इत्यादि लेने के लिए सरकार के पास जाते हैं। तो जो एक्सेसिव रूलिंग है और जो नियम बहुत पहले बने थे, आज उतने प्रासंगिक नहीं हैं, जब इन पे मैंने बहुत गहराई से विचार करने का प्रयास किया तो मुझे ऐसा लगा कि एक अंग्रेज़ी में कहते हैं कि नियम तो भले हैं, लेकिन समय के दौरान इम्प्लीमेंट होते होते वो एक तरह से अप्रासंगिक हो गए हैं। यानी कि गुड रूल्स गॉन बैड।
इनकी पहचान करने की बहुत आवश्यकता है और उनमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है। उनको या तो समाप्त करने की ज़रूरत है या उनकी जगह पे नए तरीके से रूल लाने की आवश्यकता है। कभी कभी ये भी देखने को मिला कि इन नियमों के इम्प्लीमेंटेशन में उनकी समझ न होने के कारण कार्मिकों को, इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर ट्रेनिंग की बात की, जब उन नियमों को समझते नहीं हैं तो बहुत अच्छे से उनको इम्प्लीमेंट भी नहीं कराते, ये भी निर्णय लेने में विलंब का कारण बनते हैं जी। और कुछ नियम तो ऐसे होते हैं जो शुरुआत में बन गए पर वो ज़रूरी नहीं थे। शायद ये पुरानी राजशाहियों में ऐसा होता होगा कि या तो ओवर कंट्रोल करने के लिए इस तरह के नियम बना दिए, सुपीरियर बॉडी है, उनके नीचे की जो बॉडी है उस पर पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में रहे, इसलिए ऐसे लैंदी नियम बनाए गए। मगर लोकतंत्र में अब इन नियमों का कोई मतलब नहीं है, इनकी पहचान होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हो भी रही है, बहुत सारे नियमों को सरकारों ने समाप्त भी किया है। मैं शर्मा जी एक बात जोड़ना चाहूँगा। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं इस बात को कुछ और एक ऐसे कंसेप्ट से जोड़ना चाह रहा हूँ कि जितना विलंब का समय मैं ले लेता हूँ, अपनी फाइल को अपने पास रोके रखता हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई और चीज़ भी, जहाँ पब्लिक डीलिंग के दफ्तर हैं, मैं उनके खास तौर से अंडरस्कोर करना चाह रहा हूँ अपनी बात को, जो सार्वजनिक डीलिंग करते हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी वहीं से कहीं ना कहीं पैदा होता है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। इसका जो सबसे बड़ा कुप्रभाव है लाल फीताशाही का, वो है भ्रष्टाचार को जन्म देना। जब तक मैंने पढ़ा अपनी नोटिंग को, जो कुछ मुझे उस पर कार्रवाई मेरे सीमा में आती थी कर दी, मैंने आगे बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं मैंने समय नहीं लिया। और जितना समय मुझे मिल जाता है सोचने विचारने का, कहीं ना कहीं और कोई खुराफात भी दिमाग में आ जाती है। और ये कोई छिपा हुआ सच नहीं है, सरकारी मशीनरी में सरकार भी लगी हुई है भ्रष्टाचार से मुक्त करने में, अपने संगठनों को, अपने महकमों को, अपने विभागों को, लेकिन पूरी तरीके से अभी भी सफल नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं अगर फाइल के मोमेंट का हम समय बिल्कुल कम से कम कर दें, नियमों का सरलीकरण ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, डिस्क्रिप्शन को समाप्त कर दें, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार काबू में रहेगा। मुझे समय नहीं मिलेगा कि मैं इस पर कोई और तरीके से इस फाइल को आगे बढ़ाने की विधि सोच लूं, और वो विधि सिर्फ भ्रष्टाचार की होती है। और कार्य कुशलता में भी बहुत इजाफा होगा। यानी लाल फीताशाही का शिकार, एक तरफ तो गवर्नेंस होती है जी, दूसरी तरफ राष्ट्र की आर्थिक तरक्की होती है जी, और लाल फीताशाही जनक बन जाती है भ्रष्टाचार की और अक्षमता की। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि यदि नियम नहीं होंगे तो मनमानी और ज़्यादा बढ़ती है। तो नियमों का होना तो आवश्यक है, लेकिन वो कम से कम हो और सरल हो, जिससे जो मीन्स एंड एंड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो हम पाना चाहते हैं नियमों के माध्यम से, उसमें वो नियम बाधा ना बने बल्कि उसमें साधक बने। और हर निर्णयकर्ता की विजन में जो एंड यूजर है हमेशा बना रहना चाहिए। तो अभी आपने एक बात कही थी, सेंसिटाइज करना। अरे भाई, इतना कीमती मुद्दा है, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, बढ़ाओ आगे इस फाइल को। कहीं ना कहीं सेंसिटाइज होके अपनी विजन में, अपने दृष्टि के आयाम में वो उस एंड यूजर को हमेशा रखे जिस तक वो निर्णय का फायदा पहुंचाया जाना है। मैं समझता हूं कई मानव भावनाएं कई बार हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। बल्कि सर, मैं तो और इसे आगे बढ़ाना चाहूँगा, सेंसिटाइज के साथ साथ इंसेंटिविटाइज भी करना चाहिए। उनको प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे कार्मिकों, अधिकारियों को जो बहुत तेजी से काम करते हैं और योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये उनको इंसेंटिव भी मिलने चाहिए। यानी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि एक टाइम फ्रेम में यदि प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित नहीं कराते हैं और नहीं करते हैं तो उनके लिए दंड का प्रावधान भी हो जी। ऐसा ना हो कि दो लोग एक ही तरह से चल रहे हैं। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ शर्मा जी कि प्रोत्साहन जब दिया जाएगा, उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा ऐसे कर्मचारियों को, अधिकारियों को, तो वो भी एक इम्पिटस का काम करता है। और दूसरी बात, फाइल का मोमेंट है जो होता है, इनिशिएटिंग ऑफिसर फाइल को मूव करता है और जिस
कंपिटेंट अथॉरिटी तक वो फाइल जानी है, और वो इतने नियमों के उपनियम जब बन जाते हैं तो वो पूरा गट्ठा इतना हो जाता है। पहली बात तो उस एप्लीकेंट को उन नियमों को पूरा करने में ही समय बहुत लग जाता है, उन फुलफिलमेंट करने के लिए उन आवश्यकताओं को, उन जो आपकी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वो जितना समय एप्लीकेंट को लगता है उतना ही समय समझ लीजिए उस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में विलंब हो रहा है। मतलब वो रेसिप्रोकल है, आप यूं समझ लीजिए, आप ये दो चीजें रेसिप्रोकल है। जितना आप सादा बनाएंगे नियमों को उतना ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में गति मिलेगी। ये दो चीजें रेसिप्रोकल। बिल्कुल बिल्कुल। और ये केवल सरकारी व्यवस्था में ही नहीं है, इसे हम प्राइवेट बड़े संगठनों में भी देखते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली ठीक कह रहे हैं। जिन संगठनों ने नियमों को सरल और कम रखा और निर्णय लेने की प्रक्रिया में 1 या 2 या 3 स्तर ही रखे, यानी कोई आवेदन आया, एक अधिकारी नियुक्त हैं, वो उसे डिस्पोज ऑफ करेंगे उसको, या फिर अधिकतम वो उस पर रिकमेंडेशंस देंगे और उनसे ऊपर के अधिकारी उस पर निर्णय ले लेंगे। सरकारी व्यवस्थाओं में तो अभी हम ये भी देखते हैं कि कमिटीज भी होती हैं जी, यानी कोई आर्थिक सैंक्शन देना है या कोई प्रशासनिक अनुमोदन देना है तो कहीं तो अधिकारी होते हैं उसके लिए कॉम्पिटेंट, और कहीं कहीं समिति को बनाया जाता है। तो ये जो स्तर है निर्णय लेने की प्रक्रिया में, ये कम से कम हो जी, इसका हमें प्रयास करना होगा। बिल्कुल, तभी उसमें गति भी आएगी। देखिए, सड़क अगर सीधी सादी है तो आपकी गाड़ी में आपको कहीं ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक लिमिटेड और कंट्रोल्ड तरीके से अपनी गति को बढ़ाए जाते हैं और गंतव्य पर बढ़ते रहते हैं। जितने उसमें रैंप्स बना दिए जाते हैं, जितने स्पीड ब्रेकर्स बना दिए जाते हैं, आपको बार बार गियर को बदलना पड़ता है, गाड़ी की गति कम होती है, गंतव्य स्थल पर जाने का समय आपका बढ़ता रहता है। मैं बिल्कुल फिर से इसी विषय पे आता हूँ। फाइल है, फाइल के ऊपर टेप है, जी जी, है ना जी। फिर फाइल एक जो असिस्टेंट है उसके पास जाती है, वो उसे खोलता है, फिर वो उस पर अपनी टिप्पणी लिखता है, फिर फाइल को बंद कर देता है, फिर जकड़ दी जाती है, और कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कई दिन तक वो रखे भी रखते हैं। फिर उस फाइल को उससे ऊपर के अधिकारी के पास भेजा जाता है, फिर खुलती है, फिर उस पर रिकमेंडेशन होती है या कुछ असिस्टेंट से ही, सहायक से ही कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, और सक्षम अधिकारी तक पहुंचते पहुंचते ये फाइल कई बार खुलती है, कई बार बंद होती है। कभी कभी तो ये देखने को मिलता है फाइल तो मूव हो रही है लेकिन इशू मूव नहीं हो रहा है। जी जी जी। और इस इशू को मूव करने में जो आधुनिक फाइलिंग सिस्टम भारत सरकार ने अपनाया है, और भी कई सरकारों में है, कई पब्लिक की संस्थाओं में भी है, अब ई फाइलिंग का दौर आ गया है सर। तो ये जो विषय है लाल फीते की जकड़न, अब इसका रूप भी बदल रहा है। यानी कि कोई विषय आएगा, दस्तावेज उस पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपलोड हो जाएंगे, उनसे संबंधित जो टिप्पणी है वो फाइल पे आएगी। जैसा कि आपने कहा था ये टाइम बाउंड होना चाहिए, अब हम इस ओर बढ़ चुके हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब किसी के लिए भी फाइल को बांधे रखना, बहुत देर तक रोके रखना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, उसके लिए अब ये संभव नहीं रहा है, और अब इस प्रक्रिया में बहुत तेज़ी आई है। आपने बहुत सही कहा, एक नए युग की शुरुआत है। जो हम पुरानी परंपरा को पाल रहे थे कि भाई फाइल को मैन्युअली मूव करते थे, ये सायास प्रयास है, मैं इसको बल्कि यूँ थोड़ा सा और कहूँगा निश्चित रूप से। पर मैं ये भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हर व्यवस्था जिसको हम स्थापित कर रहे हैं उसकी अपनी सीमाएं होती हैं, गुण दोष होते हैं, और वो कहीं भी अपने आप में परिपक्व और पूर्ण नहीं होती है। ई फाइलिंग की आपने बात की, निश्चित रूप से एक अच्छा शुरुआत है, और ये कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग कम है, इसमें भी कुछ ना कुछ सुधार अपेक्षित हैं। अभी उन जगहों का क्या जहाँ जो दूर दराज के इलाके हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है कार्यक्रमों की। कहते हैं कि देश हमारा भारत गांवों में बसता है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गांवों में भी इसकी शुरुआत हुई है। जी, आपने देखा हो सरकार के ये प्रयास हैं कि सब जगह इंटरनेट की सुविधा हो जी, और किसी न किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी न किसी जो पब्लिक डिलीवरी केंद्र बने हैं वहाँ से गांव के लोग भी उनका लाभ उठा सकते हैं। अब तो डिजिटल दुनिया है, तो मोबाइल के ज़रिए भी लोग अपने आवेदन भर देते हैं। इस तरफ हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं, और मैं समझता हूँ कि भविष्य अच्छा दिखाई देता है। जैसे जैसे समय बीतेगा, टेक्नोलॉजी और अपग्रेड होगी, तो इस समस्या का समाधान भी मिलता चला जाएगा। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जब कंप्यूटर जुड़ जाता है किसी भी प्रक्रिया में, तो एक चीज़ बहुत प्रभावी हो जाती है और एक बहुत आवश्यक हो जाती है कंप्यूटर की ट्रेनिंग।
वो जो कंपोनेंट है, बिना कंप्यूटर में ट्रेंड हुए आप अपनी चीज को फाइल नहीं कर सकते। तो सबसे जरूरी और अहम हिस्सा ये भी है कि हम अपने दफ्तरों में कंप्यूटर ट्रेनिंग का, सिस्टम की ट्रेनिंग का सभी अधिकारियों कर्मचारियों को टाइम शेड्यूल बनाएं, उनको समय समय पर ट्रेंड करें। ये कंपोनेंट अति आवश्यक है, तो सर, क्योंकि इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस नोट पर आते हुए कि नियमों में ढील दें तो लाल फीते की जकड़न भी ढीली होती चली जाएगी। जी जी। निर्णय की प्रक्रिया के जितने भी स्तर हैं, अधिकारी, कार्मिक, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों में, यदि वो नियमों को कम करें, कम से कम कागज पत्र दाखिल करवाएं, तो योजनाओं का लाभ भी जनता तक बहुत तेजी से बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेगा। बिल्कुल। एक फीता जब बंधा रहता है तो केवल वो फाइल नहीं बंधी होती है, कुछ कागज पत्र नहीं बंधे होते हैं, बल्कि उसमें जन कल्याण बंधा रहता है। जी जी, बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। राष्ट्र का निर्माण की गति को उसमें बांध दिया जाता है, उसमें राष्ट्र का भविष्य छिपा रहता है, भविष्य बंधा रहता है। जकड़न नहीं चाहिए। और स्पीड ब्रेकर्स कम से कम रखिए आप। इन स्पीड ब्रेकर्स को जितना आप हटाएंगे, हमारी फाइल की गाड़ी को गति मिलेगी और गंतव्य स्थल पर सही समय पर और अपेक्षित समय में पहुंचेगी। क्रियान्वयन होगा कार्यक्रम का, लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिलेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को सायास तरीके से, सार्थक तरीके से और तर्कसंगत तरीके से समझने की आवश्यकता है, इस पर विवेचना करने की आवश्यकता है और उस क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। तभी ये चर्चा, मैं समझता हूँ, सार्थक भी होगी और इस चर्चा का लाभ भी होगा। त्यागी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शर्मा साहब, मैं भी आपका तहे दिल से शुक्रिया और अदा आज करता की इस हूं। चर्चा में मैंने भी बहुत कुछ सीखा। आपसे बात करके, आपके साथ इस विषय पर चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। लाल फीते की जकड़न, वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप ये बातचीत सुन रहे थे। प्रतिभागी थे राज्यसभा सचिवालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश त्यागी और गृह मंत्रालय भारत सरकार के उप निदेशक डॉक्टर कुमार पाल शर्मा। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।